मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी वेक्टर की चौथी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासों में अपन ने लास्ट में पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सदिशों का वियोजन। देखो सदिशों के वियोजन में अपन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट, रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट इन 2D, लंबवत घटक, सदिशों के लंबवत घटक 2D में पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन 3D में लंबवत घटक पढ़ेंगे। तो लंबवत रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की अपन बात करें तो मान लो कोई वेक्टर आपके पास में ये दे रखा है, जानते हैं कि ये वेक्टर है, ए वेक्टर दे रखा है। ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बना रहा है। इसको आप लोग क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल बोल दोगे। और या फिर इसको एक्स एक्सिस बोल देंगे, इसको वाई एक्सिस बना देंगे। दूसरा कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण बना रहा है, तो ये थीटा एंगल है। तो आप बताओ इसके कंपोनेंट निकालेंगे। इतना तो आप यानी 10वीं क्लास के मैथ में या फिर पढ़ाई होगा कि ये जो आपका क्या होगा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होगा। तो इसके अनुदिश इस ए वेक्टर है, इसकी टोटल लेंथ अगर ए माने तो इसके अनुदिश लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ए कोस थीटा आ जाएगी। और इसके अनुदिश क्या आ जाएगी, ये ए साइन थीटा आ जाएगा। फिर अपन बात करें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर भी इसी वेक्टर का पार्ट है। तो ये क्या होगा, ए वाई कंपोनेंट है, ये इसका वाई घटक है और ये इसका क्या हो जाएगा, ये एक्स घटक है। आप इस ए एक्स और ए वाई को किस फॉर्म में लिख सकते हो। ए एक्स जो वेक्टर है आपका, इसको आप लोग क्या लिखोगे, जैसे ए कोस थीटा लिख सकते हैं अपन। या फिर दूसरा आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ए एक्स से आई कैप भी लिख सकते हैं। ये एक्स इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। फिर दूसरा आपका ए वाई है, इसको आप लोग क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। और ये ए वाई और जे कैप हो जाएगा, इस रूप में लिख सकते हो। अब देखो किसी भी वेक्टर का उसके कंपोनेंट के साथ में आप रिलेशन कैसे निकालोगे, तो ट्राइंगल लॉ से। आपका जो ट्राइंगल लॉ है उससे आप देखो, ट्राइंगल लॉ में क्या समझते हैं अपन, देखो ट्राइंगल लॉ तो पीछे पढ़ लिया है अपन ने एडिशन में। अगर कोई दो वेक्टर है किसी भी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के अंदिश है, तो तीसरा वेक्टर इन दोनों के एडिशन को बताएगा। तो ये जो ए वेक्टर है इन दोनों के एडिशन को बताएगा। तो किसी भी सदिश को उसके लंबवत घटकों के एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है, ए वाई आ जाएगा। अब देखो दूसरा ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। और इस रूप में आपको बहुत बार वेक्टर दिया होता है कि 2i कैप प्लस 3j कैप है, दूसरा वेक्टर 3j कैप है, 2i कैप ऐसा दे दिया, उल्टा दे दिया। फिर इसके अलावा ये दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, कोई भी वेक्टर आपको दे देगा। अब देखो ऐसा इस फॉर्म में अगर वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट आप निकालना चाहते हो, ए वेक्टर का परिणामी सदिश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे इसमें। ये तो रिजल्टेंट निकला दिया। फिर आपसे कोई वेक्टर इस फॉर्म में देके आपसे क्या पूछता है कि ये इसकी पोजीशन क्या है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रहा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। या फिर ये वर्टिकल से कितना कोण बना रहा है, ये भी आपसे पूछ लेगा। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, इसको आप निकालने के लिए अपन अलग से हेडिंग डालते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी सदिश की डायरेक्शन निकालना या फिर उसकी पोजीशन निकालना। तो आप इसमें अगली हेडिंग अपन डालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें अपन पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दे रखा, मान लो ये वेक्टर है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप दे रखा है। अब इसका आप लोग डायरेक्शन निकालोगे तो मान लेते हैं कि कोई भी वेक्टर है वो यानी या क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा कोण बना रहा है। तो सबसे पहले एंगल निकालने के लिए अपन ने पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है। तो इसमें 2 स्टेप काम में लोगे। मैं 2 स्टेप क्यों बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे अधिकांश लगभग 60% स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ गलतियाँ करते हैं और गलत आंसर निकालते हैं। और उनकी गलती नहीं, उनको कॉपी में लिखवाया इसी तरीके से जाता है कि वो गलतियाँ करें। देखो किस तरीके से। सबसे पहले मान लेते हैं अल्फ़ा कौन बनाता है, तो tan अल्फ़ा बराबर, आप लोगों को पता है कि ये अपना ए वेक्टर है, ये अल्फ़ा कौन है तो y और ये x है, तो ये y और लंब बटे आधार आ जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, ए वाई और ए एक्स आ जाएगा।
दोनों में मॉडुलस इसलिए लगा रहा हूँ कि जे कैप के मल्टीप्लाई में चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, यहाँ पे एक्स के और ये वाई एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों में क्या अगर नेगेटिव आए पॉजिटिव कोई मतलब नहीं अपने को, सीधी कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू अपन यहाँ पे लेंगे। तो अब सबसे पहले इससे क्या करोगे आप, अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल लोगे। फिर दूसरी बात सेकंड स्टेप में, अब देखो सेकंड स्टेप क्यों काम में ली जा रही है, ये कोण अल्फ़ा ये क्या निकल के आया कि किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से कोण, और ये आप यही सोल्व करके क्या करते हो, गलत आंसर कर देते हो, यहाँ पे टिक लगा देते हो, जबकि अपन ने थीटा का मुख्य मान तो निकाला ही नहीं है। तो किस तरीके से ये एंगल हॉरिजॉन्टल से आया है, तो हॉरिजॉन्टल से ये भी तो अल्फ़ा हो सकता है, और वेक्टर ये भी अल्फ़ा हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है आपका अल्फ़ा हो सकता है। चार कोण हो सकते हैं, और चार में से कोई भी कर दोगे आप लोग, क्योंकि अभी तक आपने क्या हुआ एक्चुअल आंसर तो निकाला ही नहीं है। तो क्या करोगे, अब इसमें सबसे पहले जो आई कैप है और दूसरा आपका जे कैप है, उसका गुणांक देख के उसका साइन चेक करेंगे। क्या करोगे आप लोग, साइन चेक करेंगे, कि साइन चेक करके फिर अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। क्या करोगे, क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। क्वाड्रेंट डिसाइड करने का मतलब क्या होगा कि आप लोग सबसे पहले कैसे डिसाइड करोगे, मान लो कि आई कैप और जे कैप दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, फिर दोनों घटक पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आपका जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मान लो कि आपका आई कैप के मल्टीप्लाई में नेगेटिव है, या फिर पहला जो अक्ष केंद्रित घटक है वो आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में है, चेक कर ले। फिर तीसरी बात, अगर मान लो कि आपका ये दे रखा है इसमें कि जो दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। चौथी बात, अगर ये आपका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है जे कैप वाला, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो अब एंगल निकाल दो, अगर मान लो कि आपका फर्स्ट में हुआ कंपोनेंट, क्या हो फर्स्ट में है आपका वेक्टर, तब एंगल क्या हो जाएगा, तब आपका जो थीटा का जो मुख्य मान है बराबर ही रहेगा, थीटा बराबर अल्फ़ा ये रहेगा। इस कंडीशन में थीटा बराबर अल्फ़ा आ जाएगा। फिर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मुन्ना, आप ये बताओ। थीटा का मान ये तो पता है कि 0 से 180 तक निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मुख्य मान। तो अब देखो कोई भी एंगल अगर घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस डायरेक्शन से मापेंगे, तो आपने अल्फ़ा ही निकाला था, इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, ये अल्फ़ा है तो टोटल पाई में से क्या घटा देंगे, अल्फ़ा आ जाएगा। अगर मान लो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तब थीटा क्या होगा, तब अल्फ़ा ही आ रहा है, अपनों क्या निकाली, ये वैल्यू निकालनी है, ये क्या होगा पाई माइनस अल्फ़ा आएगा। लेकिन अपन ने उल्टी डायरेक्शन में मापा है तो आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। अब इस क्वाड्रेंट में तब क्या करोगे, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में अल्फ़ा बन रहा है। तो ये आपने डायरेक्शन भी निकाल ली और उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला ये भी सीख लिया। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ वीडियो को देखें, नोट भी कर सकते हो, रोक रोक के नोट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में मान लो आपको दे रखा है कोई वेक्टर ए है, वो आपका आई कैप और माइनस √3 जे कैप है, या फिर दूसरी फॉर्म में आपको दे रखा, पहला तो ये दे दिया, मान लो कोई दूसरा वेक्टर ये दे रखा है माइनस आई कैप और प्लस का √3 जे के भी दे रखा है, दोनों कंडीशन दे रखी है। आपकी दोनों कंडीशन में आपका एंगल सेम ही आएगा, आपने सीखा ही ये था, सेम ही निकाला था। लेकिन अब क्या करोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा निकालने के लिए वाई कंपोनेंट और अक्स कंपोनेंट, वाई घटक क्या है बेटा, √3 है और इसका अक्स घटक क्या है 1 है। अपने को चिन्ह की तरफ नहीं देखना कि नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं देखना। तो इससे टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी मुन्ना बताओ, टेन अल्फ़ा की वैल्यू यानी √3 आ गई, तो अल्फ़ा के ना टेन का मान कितने पे होता है 60 डिग्री, यानी π/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अपन इसको डिसाइड करें थीटा का एक्चुअल मान क्या होगा। अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में ये अक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मतलब थीटा बराबर क्या पड़ा था, माइनस अल्फ़ा, तो इसका मुख्य मान π/3, तो पहले का आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। दूसरे की अपन बात करें, दूसरा किस क्वाड्रेंट में बताओ, अक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो
तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड में थीटा बराबर क्या पड़ा था, पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई की माइनस पाई बाई 3 आप लोग कर दोगे, कितना आएगा 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D में। अब बात करते हैं अपन 3D में क्या होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। अब 3D की बात करते हैं, 3D में क्या होगा। सबसे देखो 3D का मतलब, अब आपसे 3D में पूछ लिया जाए, मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये कोई वेक्टर है, ये x एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, फिर y एक्सिस से बीटा बना रहा है और z एक्सिस से कितना बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में इसका आप लोग a अक्स कंपोनेंट लिखना चाहोगे तो a कोस अल्फा आई केप आ जाएगा। फिर इसका y कंपोनेंट लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, a कोस बीटा आ जाएगा, क्योंकि इसके अनुदिश ये कोस बीटा और इसके अनुदिश निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a z आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a कोस गामा और j केप आ जाएगा। अब देखो इसमें तीनों को हमने निकाल लिया, आई केप और जे केप। अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है तीनों कंपोनेंट फॉर्म में, ए अक्स आई केप और दूसरा ए वाई जे केप और तीसरा ए जेड के केप है, तो अब बताओ इसमें जो आपका इसका रिजल्टेंट निकालोगे किस तरह से निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट है। आपका फिजिक्स में इतना ही यूज होगा, फिर बाकी आप लोग इसकी द्विकोणानुपात रूप में आगे 3D में आप लोग पढ़ोगे मैथ के अंदर। तो आप अगर तीनों फॉर्म में आई केप जे केप के केप दे रखा है, इसका रिजल्टेंट आपसे पूछे तो तीनों का स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ये था आपका रेजुलेशन ऑफ वेक्टर, किसी सदिश को घटकों में कैसे तोड़ा जाता है। अगर घटकों के फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो अपन ने यहाँ तक सीख लिया। इससे आगे देखते हैं अपन दूसरा। अब अपन पढ़ेंगे वेक्टरों का क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणन। अगली हेडिंग अपनी क्या है, दो सदिशों का गुणन, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका वेक्टर है ऐसा समझ लो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। तो आप दो सदिशों का गुणन आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणन। देखो दो सदिशों का गुणन अपन दो तरीके से पढ़ते हैं। एक आपका आता है डॉट प्रोडक्ट, जो कि हिंदी में भी डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर इसको आप लोग क्या बोल दोगे, दो सदिशों का अदिश गुणन। और दूसरी अपन बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब सदिश गुणन बोल देंगे इसको। क्या बोल दोगे, सदिश गुणन। तो अदिश दो तरीके से, वेक्टरों का जो मल्टीप्लाई है दो ही तरीके से अपन सीखेंगे। दो सदिशों का गुणन कितने तरीके से होगा, अपन दो टाइप से सीखेंगे, अदिश गुणन और दूसरा सदिश गुणन है। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हो इसमें। सबसे पहला अपन सीखेंगे अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं कि जो आप कर नहीं सकते यहाँ से ये चीज़ पढ़ने के बाद में। तो सबसे पहली बात हेडिंग डालोगे इसमें अदिश गुणन या फिर डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन की अपन बात कर लेते हैं। मान लो दो वेक्टर आपके पास में दे रखा है, एक तो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका पी है। दोनों दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिन दो के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अब देखो दोनों के डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले अपन देखते हैं ए डॉट बी क्या आता है ना, ए बी कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो इसमें ये चीज़ देखो कि डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कोस थीटा पर डिपेंड कर रही है। तो आप डॉट प्रोडक्ट का जो मान है वो मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि कोस थीटा का मान मैक्सिमम 1 होता है, तब इस कंडीशन में अधिकतम मान तो ए बी आएगा। और ये अधिकतम मान कब आएगा होना, जब कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। और कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दूसरी कंडीशन, आप दोनों का दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, उसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हो, तो दो सदिशों के अदिश गुणन का न्यूनतम मान कितना होगा, जब कोस थीटा का मान न्यूनतम होगा।
कोस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है -1, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का न्यूनतम मान -a भी आ जाएगा। ये कब आएगा, जब कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी मुन्ना, बताओ -1, और -1 कब होती है, जब थीटा बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। फिर इसमें अगले पॉइंट की अपन बात करें डॉट प्रोडक्ट में, अगर सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है डॉट प्रोडक्ट की। किस तरीके से, अगर मान लेते हैं दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, या फिर इसी बात को अपन इसी तरीके से बोल सकते हैं, या फिर दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत है दोनों। तो इस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुन्ना, बताओ 0 हो जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 0 क्यों आई, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। अगली बात कर लेते हैं अपन, अगर मान लो थीटा का मान आपका 0 से लेके π/2 के बीच में है, तब तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा मुन्ना, डॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, और पहले चतुर्थांश में क्या होगा, जो आपका कोस थीटा है वो क्या होता है मुन्ना, पॉजिटिव होता है। फिर अगली अपन बात करते हैं, अगर थीटा का मान π/2 से लेके कहाँ की बात कर रहे हैं पाई तक हो, तब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मुन्ना, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का मान 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और प्लस भी हो सकता है। सारी चीज़ें अपन ने इसमें देख ली थीटा की वैल्यू। अगली इसमें एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, अगर मान लो कोई वेक्टर है वो 0 है, या तो ए वेक्टर 0 है या फिर आपका बी वेक्टर 0 है, तब जायज़ सी बात है दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका थीटा होगा मुन्ना, थीटा का कोई औचित्य नहीं है, या फिर ऐसा बोल देते हैं थीटा यहाँ पे क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, या फिर बोल सकते हैं महत्वहीन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं थीटा का कोई भी मान हो सकता है, तब भी क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो ये अपन थीटा पर बेस कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। और देखो अगली प्रॉपर्टी इसमें देख सकते हो, अगर मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हो, बी का ए के साथ में करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू बराबर आती। क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ माइनस थीटा होगा, जबकि कोस थीटा माइनस को हजम कर लेता है। इस कंडीशन में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर अगली अपन बात करें इसमें अगली प्रॉपर्टी की, अगर मान लो कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो किसी एक वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, यानी ए के साथ में फिर या फिर पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इक्वल ही आएगा। तो ये हुई वेक्टर की इसी डॉट प्रोडक्ट की अगली प्रॉपर्टी। फिर अपन बात करते हैं, किसी भी सदिश का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कोई भी वेक्टर का खुद के साथ में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a², या फिर इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो अब आगे पढ़ते हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो कि अपन ने कर ली। अब पढ़ते हैं प्रक्षेप, जो प्रोजेक्शन क्या होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अंदर से प्रक्षेप, दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप की अपन बात करते हैं। तो इसी डॉट प्रोडक्ट के अंदर है, अपन अगली हेडिंग डालने वाले हैं। हेडिंग नहीं, सीधा आप लोग पढ़ोगे, किसी सदिश ए का, ए सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, दो वही है अपना डायग्राम क्या होगा, ये जो आपका ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा। तो ए का बी पर प्रक्षेप की हम बात कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन क्या आएगा बी, ए का बी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप किस पर पूछा है, बी पर पूछा है, तो ए का बी पर प्रक्षेप, तो बी के अंदर ए का कंपोनेंट क्या होगा, क्या आ जाएगा, बी पर प्रक्षेप है तो ए कोस थीटा आ जाएगा। दूसरे फॉर्म में लिखिए, एग्जाम में आपके जो ऑप्शन में ये न देखिए, दूसरी चीज़ देता है ऑप्शन में, तो आप इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कोस थीटा, उसमें बी का भाग देने पे ए कोस थीटा आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे ए डॉट बी में क्या करोगे, बी के मैग्नीट्यूड का भाग दे देंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो हुआ आपका स्केलर फॉर्म में। अगर आपके ऑप्शन में आई कैप जे कैप या वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, आपके ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं,
वेक्टर फॉर्म में, तब कैसे लिखोगे, तो a डॉट बी इसका मैग्नीट्यूड, तो इसकी डायरेक्शन कैसे दोगे इस प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप की, तो a का b पर प्रक्षेप है तो b के अनुदिश है, सीधी सी बात। तो डायरेक्शन क्या होगी, b की दिशा में, तो इसका मतलब b की दिशा में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर b कैप आ जाएगा। अब ये भी ऑप्शन में देखिए दूसरा दे रखा है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, a डॉट बी है और उसमें मैग्नीट्यूड का आप भाग दे दोगे, यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर है इसको चेंज करोगे तो किसी भी सदिश का इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a डॉट बी और नीचे क्या आ जाएगा, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा और इनटू क्या आ जाएगा, b सदिश। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर है। इसी तरीके से अपन दूसरा पढ़ेंगे b का a पर प्रक्षेप। अगली हेडिंग होगी अपनी b का a पर प्रक्षेप। देखो चेंज क्या होगा, यहाँ पे b का a पर प्रक्षेप की अपन बात, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन किस पे, a के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे b का a पर कितना हो जाएगा बताओ, b cos थीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, b cos थीटा। इस फॉर्म में देखिए दूसरी फॉर्म में चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डॉट b और नीचे क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तभी तो होगा ए b cos थीटा। यहाँ पे ये तो आ गया आपका स्केलर फॉर्म में। दूसरा वेक्टर फॉर्म में आप लोग नोट करना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, मुझे बताओ, a डॉट बी है आपका, उसमें a तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन a कैप की डायरेक्शन में होगी। इस यूनिट वेक्टर को चेंज कर लो वेक्टर में तो क्या आ जाएगा, a डॉट बी और नीचे क्या आ जाएगा, a वेक्टर इंटू क्या होगा, a वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे दो, क्या होगा, a डॉट बी और नीचे क्या हो जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू क्या होगा, a वेक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। देखो फर्क क्या है, उस पहले वाले में क्या था, b का a के अंदिश तो डायरेक्शन a की दिशा में तो a वेक्टर आ जाएगा, a का b के अंदिश तो वहाँ क्या आया था, b वेक्टर आ गया। ये अपन प्रोजेक्शन पढ़ लिया एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, ये भी एक डॉट प्रोडक्ट का ही यूज था। अब देखो कोई भी क्वेश्चन ना बचे इसके लिए दूसरी बात, आपने क्वेश्चन किस तरीके से आपसे ये भी पूछ लेता है, बिल्कुल बेसिक है, आई कैप जे कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप, इसके अपन बात करें। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तब क्या आएगा, फिर जे कैप का जे कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट, फिर के कैप का के कैप के साथ में क्या आएगा, तीनों कंडीशन में वैल्यू 1 आएगी। क्यों, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, इकाई सदिश एक्स दिशा में, ये भी इकाई सदिश, तो इस कंडीशन में इसका परिमाण एक और खुद का खुद के साथ में कितना होता है, एंगल 0, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। फिर इसका भी आई जे कैप और जे कैप इसका भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, मुझे बताओ 0। जे कैप और के कैप भी क्या आएगा 0, क्योंकि एक दूसरे के कैप परपेंडिकुलर है। फिर के कैप का आई कैप के साथ कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन तीनों का एक इकाई सदिश का दूसरे इकाई सदिश में, जो आपका अक्स आई कैप का जे कैप के साथ में, जे कैप का के कैप के साथ में, के कैप का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अपन अगला पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। देखो दूसरा आपसे ये पूछ लेता है कि जो आपका एंगल पूछ लेता है, दो वेक्टर के बीच में कोण क्या होगा, तो एंगल बिटवीन, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर दो सदिशों के बीच का कोण पूछता है आपसे। देखो फिजिक्स में क्या होगा, इस तरीके से कंसेप्ट से आप पढ़ोगे तो एक एक चीज़ आगे समझ में आती जाएगी। कब तक सूत्रों पे टिके रहोगे, अगर आप सूत्रों से फिजिक्स पढ़ते हो तो इसका मतलब अगर जिस बंदे को सिलेक्शन लेना है, यानी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है, तो वो बंदा ज़रूर कंसेप्ट से सीखेगा। यानी फॉर्मूले से आप याद करोगे तो 1 साल 1.5 साल कहीं फॉर्मूले से पढ़ने के बाद में, उसके बाद में आप लोग ये कंसेप्ट सीखोगे, इससे बाद में समझ में आएगी ये बातें सारी। क्योंकि इससे अच्छा आप पहले ही यहाँ कंसेप्ट से पढ़ लो। तो अब देखो वेक्टर है, अगर अगली साल 2 साल 3 बाद में पढ़ोगे, इससे इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, वेक्टर सेम रहता है, कभी नहीं बदलेगा। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ऐसा पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ लिया, यानी लास्ट बार आपका सिलेक्शन दे दे। तो कंसेप्ट से फिजिक्स को पढ़ोगे तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, देखो अपन एक एक चीज़ निकालते लेके आ रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ ही रहा होगा
और ऐसा ही अपन पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों के बीच का कोण। अगर मान लो एक वेक्टर ये दे रखा है, यूनिट फॉर्म में दे रखा है, यानी A1 कंपोनेंट फॉर्म में A1 I कैप, A2 J कैप और तीसरा A3 K कैप, इस फॉर्म में दे रखा है। देखो फर्क एग्जाम में क्या होगा, 2 3 4 इसकी वैल्यू दे देगा। फिर दूसरा आपका B वेक्टर दे रखा है B1 I कैप और B2 J कैप और B3 K कैप दे रखा है। ये दो वेक्टर दे रखे हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो इस बीच का कोण पूछ सकता है। पहली बात, दोनों में डॉट प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। ऐसे सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे निकालोगे? देखो इस आई कैप का आई कैप वाले से गुना कर देंगे, A1 B1 और A2 B2 और दूसरा A3 और B3। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर ऐसे सीधा इनको ही क्यों गुणा किया, A1 को B2 के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि आई कैप का जे कैप के साथ में होगा, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से इसके साथ ये भी लंबवत है, तब भी 0, इसका इसके साथ 0 और इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसके साथ 0, तो खुद का खुद के साथ वाला ही कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है। बात अच्छे समझ में आई। फिर दूसरी अपन बात करते हैं दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आप एंगल कैसे निकालते हैं। आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A इंटू बी और कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे बताओ, A1 B1 और प्लस क्या होगा A2 B2 और A3 B3, डॉट प्रोडक्ट ऊपर। फिर नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे A इंटू बी, और A B किसकी बात कर रहे हैं हम ना, ये तो A1 B1 और दूसरा A2 B2 और ये A3 B3। एक का मतलब इस सदिश के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर का अंडर रूट, और दूसरा क्या होगा B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और B3 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ये इससे आप लोग क्या करोगे, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उससे पर क्या करोगे थीटा का मान निकाल लोगे। ये था दो सदिश दे रखे हैं, उनसे एंगल निकालना। अगली अपन इसमें बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पूरी फिजिक्स में यूज कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है उसकी अपन बात और कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो वो डॉट प्रोडक्ट का यूज में अपन बात करेंगे। आपको पता है वर्क बराबर क्या होता है, F डॉट डी। हम जानते हैं कि बल और विस्थापन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, वर्क आता है। और आपको पता है, तभी तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वर्क क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या होगा कि बल और विस्थापन दोनों के अदिश गुणनफल से आती है, डॉट प्रोडक्ट से आती है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स, और ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या है फोर्स है, और ये आपका क्या हो जाएगा वर्क आ जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी में बात करें वर्क का ही, अब देखो टो डॉट थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि टॉर्क क्या करता है, किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी को घुमाने का, थीटा कोण से घुमा दिया, तो इस टॉर्क द्वारा किया गया वर्क क्या हो जाएगा, टो डॉट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा टॉर्क, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बल आघूर्ण बोलते हैं अपन, और ये क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कोणीय विस्थापन, और ये आपका वर्क आ जाएगा। फिर तीसरी अपन बात करते हैं पावर। पावर क्या होता है F डॉट वी। तो शक्ति होती है वो बल और दूसरा वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पावर आ जाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो शक्ति बोलते हो। तो पावर क्या होती है, बल और वेलोसिटी वेग दोनों का डॉट प्रोडक्ट शक्ति आ जाती है। फिर चौथे पॉइंट की अपन बात करें, आपकी जो धारा होती है जिसको आप लोग करंट बोलते हैं, तो वो क्या होगा J डॉट ए आ जाएगा। J यहाँ पे क्या है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, जिसको आप लोग बोलोगे क्या बोलेंगे करंट डेंसिटी। और दूसरा ए क्या होगा वेक्टर एरिया होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आती है आपकी करंट आ जाती है। फिर पांचवें पॉइंट की अपन बात करें फ्लक्स की, तो फाई ई की बात करें, फाई में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका मतलब क्या है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा।
फिर दूसरे छठे पॉइंट की अपन बात करें, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा होना, बी डॉट ए आ जाएगा। यहाँ तो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सदिश किसके साथ में, ए के साथ में, एरिया यानी क्षेत्रफल के साथ में डॉट प्रोडक्ट से आती है। ये आप गाउस के नियम में सीखते हो, तो ये इसका यूज था डॉट प्रोडक्ट का। इसी के साथ ही आपका डॉट प्रोडक्ट खत्म हुआ। अपन बहुत अच्छे से पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो कि आप डॉट प्रोडक्ट से आए और आप ना कर सको। और इसकी अच्छी बात ये और बता दूं कि ये पूरी फिजिक्स में आगे पढ़ने में यूज होते हैं। यहाँ अगर कंजूसी बरत दोगे तो आगे फिर फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली। और फॉर्मूले से कभी फिजिक्स मत पढ़ना, समझ में ही नहीं आई, कितने फॉर्मूले याद रखोगे। अब देखो इसमें कुछ मैंने आपसे याद करवाया, कुछ नहीं, अपने आप चीज़ें याद होती जाएंगी और इस तरीके से आप खुद से ये चीज़ें करने लग जाओगे, है ना, सीख जाओगे। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो अपने इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा, जो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर क्लास।